बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MTH 501 का लेक्चर नंबर 34 एप्लीकेशन टू आर डिफरेंशियल इक्वेशंस शेयर करने जा रहा हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी देना है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि हमारे पास एप्लीकेशन टू आर डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आपको इक्वेशंस के बारे में पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसी वो टर्म जिसमें इक्वल का साइन आ जाता है। लेट्स सी, अगर मैं कहूँ मेरे पास 2x प्लस 5y, तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नहीं है, ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। जब भी इसमें इक्वल का साइन आ जाएगा तो कुछ भी लिख दूँ इक्वल टू में, तो अब ये एक इक्वेशन बन चुकी है। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, इट्स मीन दैट कि अगर इसी इक्वेशन में डेरिवेटिव कंटेन कर जाए, ठीक है। आई होप कि आप डेरिवेटिव को जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कह दूँ मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पर मैं लिख दूँ डी बाई डी एक्स, ठीक है, या डी एक्स बाई डी वाई। इसी तरह इसको भी मैं डी वाई बाई डी टी कर दूँ। मतलब मैं क्या कर दूँ, मैं इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव को कंटेन कर लूँ। वो डेरिवेटिव आपके ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, पार्शियल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से वो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट्स आपकी जो अप्लाइड मैथ है उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट हम जानते हैं जी सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि लेट्स सी कि आपको यहाँ पर एक मसावत नज़र आ रही है काफ़ी सारी, जिसमें हमारे पास ये जो चीज़ें आपके पास नज़र आ रहा है ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। और ये हमारे पास इनके डेरिवेटिव्स का जो a1 a2 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है। और इसमें जो x1 x2 ये डेरिवेटिव के वेरिएबल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके पास बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हों, आप उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आज हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि वेरियस टाइप की हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, क्या हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं? तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट होना चाहिए कि बिल्कुल हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसको बताता हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या कुछ होता है। लेट्स सी कि आपने x डैश इज इक्वल टू ए एक्स। इट्स मीन दैट कि जब आप किसी भी एक्स इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि x डैश बन जाता है, और साथ में जो भी आपकी कांस्टेंट चीज़ें आती हैं, लाइक यहाँ पे a नज़र आ रहा है आपको, और फिर आपके पास वो फंक्शन जिसके अकॉर्डिंगली आप ले रहे होते हैं, ये चीज़ें इस तरह से लिखी जाती हैं कि x डैश इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। इसमें x डैश मीन आपके डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो इक्वल होंगे आपके इक्वेशंस के। a मीन x मीन यहाँ पे क्या है, वो वेरिएबल होंगे, x1 की 2 की 3 की। और a मीन आपके कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स समझ लें, वो कोफिशिएंट समझ लें। सुपरपोजिशन भी यही है। उसने नेक्स्ट जो है कि सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आपके पास बहुत से अगर 2 सोल्यूशन हो, 3 हो, मतलब कि आपके पास जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लाइक यहाँ पे उसने अगर 2 की बात की है कि अगर आपके पास u एंड v आर 2 सोल्यूशन x डैश के, x इज इक्वल टू ए एक्स, देन सी यू प्लस डी वी इज़ आल्सो अ सोल्यूशन। यानी कि इसमें क्या हुआ है कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें सी एंड डी जो आपके पास चीज़ें आई हैं, ये आपके कांस्टेंट होते हैं जो कि डेरिवेटिव के साथ होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही उसने कहा है कि यू प्राइम इज इक्वल टू ए यू या वी प्राइम इज इक्वल टू ए वी। अगर हम उनको ऐड करते हैं तो देन हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाती हैं, आपके पास जो इक्वेशन होती हैं, आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, वो आपके एज इट भी मौजूद होते हैं। इसी को हम, ये जो लीनियर कम्बिनेशन होता है सेट्स का, जो आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, अगर 2 या 3 या जितने भी वेरिएबल्स के साथ ले रहे हैं, इनको हम सुपरपोजिशन सोल्यूशन का नाम भी देते हैं। तो फंडामेंटल रूल भी हमारे पास कुछ यही है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं जी।
फिर मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल सोल्यूशन हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स एक यूनिक, जैसा मैंने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में बताया हुआ है, हमारे पास मौजूद हो, हम उसको एन डिमेंशनली फाइंड करते हैं, लिमिट देते हैं, कैसा करते हैं सारा कुछ ये आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा सारा कुछ। एग्जांपल 1 में वो कहता है हमारे पास कि सिस्टम अगर हमारे पास इस तरह से हो कि एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स, वट विल बी द सोल्यूशन ऑफ ए व्हेन ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड इट्स गिवन इज ए 3 0 0 -5। अब आपको स्टूडेंट्स एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया है, आपने क्या करना है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के एलिमेंट्री सोल्यूशन जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, हम उसको उसके मुताबिक लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, दो ही नंबर हैं, दो ही मैट्रिक्स हैं, दो ही डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। तो हमने एक्स प्राइम टी और एक्स प्राइम 2t, ये हमने दो डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम दे दिए, जिसमें मैट्रिक्स आ जाता है और फिर उसके बाद एक्स आ जाता है। ये आपका वही है जैसे हमने एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स का नाम दिया था। ये हमने वेरिएबल ले लिए डेरिवेटिव वाले, और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है, और ये हमारे पास उसके वेरिएबल हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने उनको लिखा है कि ये एक्स प्राइम टी है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने यहाँ से देखें, इसको अगर मैं मल्टीपल करूँ, इक्वेशंस की फॉर्म बनाऊँ, तो यहाँ से क्या होगा, 3 मल्टीपल होगा x1t से और 0 मल्टीपल होगा x2t से, जिससे हमें जो इक्वलिटी की साथ में नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लिख सकता हूँ कि आपका x प्राइम टी इज इक्वल टू आ जाएगा 3x1t, 0 लिखें ना लिखें एक ही बात है, यहाँ से एक मसावत बन जाएगी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, मीन आपका x1 x प्राइम टी के बटे में चला जाए, ठीक है। या फिर ऐसा करें, अभी x को नहीं लेके जाएं, तो बल्कि ऐसे ही कर लें जी, ये डायरेक्ट नीचे आ जाएं, और उसके बाद क्या करें जी, आप इसकी इंटीग्रेट करेंगे ताकि डेरिवेटिव ख़त्म हो जाए। तो डेरिवेटिव कैसे ख़त्म होगा, अगर x1 का डेरिवेटिव dx1 ऊपर मौजूद हो, तो आपको पता है इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जब नीचे फंक्शन हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो वो लॉग बन जाता है। तो आप देख सकते हैं log x1 यहाँ पे आ जाता है, फिर 3 कांस्टेंट था बाहर आ गया, कुछ भी ना हो तो विद रिस्पेक्ट टू जिसके हो, जैसा कि यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, यहाँ पे हमें टी मिल जाएगा, ठीक है। साथ में कांस्टेंट सी आता है, तो चूंकि मेरे पास लेफ्ट साइड में लॉग बना है, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट भी log सी ले लिया। इधर पॉजिटिव का है, उधर जाके log नेगेटिव का हो गया। देन log की प्रॉपर्टी होती है कि जब कुछ चीज़ माइनस की हो वो बटे में चली जाती है। फिर log एक तरफ है, तो दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करने से log ख़त्म हो जाएगा, x1/c1, और ये e की पावर में चला जाएगा 3t, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो c1 जो बटे में है वो उधर मल्टीपल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू c1 e की पावर 3t। आपके पास एक इक्वेशन की लीनियर फॉर्म बन चुकी है। इसी तरह से आपने सेकंड इक्वेशन जो कि आपको नज़र आ रहा है x प्राइम 2t दैट विल बी इक्वल टू, ये मल्टीपल होगा तो 0 होगा, जब 5 मल्टीपल करेंगे तो -5 x2t, यानी x प्राइम 2t इज इक्वल टू -5 x2t, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल वही कि हम आपने इसको वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। कैसे किया था कि पहले x2 बटे में आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, फिर वो log बनेगा, और देन हमारे पास एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, फिर c को उधर मल्टीपल कर देंगे, देन आपको xt जो है ये मिल जाएगा। अब हम इनको स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ जैसा कि हमने लिखा था कि x1t, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये पहले वाले का आंसर और ये दूसरे वाले का आंसर, जिसमें c1 को और c2 को मैंने सेपरेट कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से हम आइगन वैल्यूज़ निकालते होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे c1 और साथ में मैंने जहाँ पे c1 ऊपर वाले में था नहीं था तो वो 0, यहाँ पे मेरे पास c2 था, c1 नहीं था तो यहाँ पे ऊपर 0। इनके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि जो गिवन सोल्यूशन है ना, हम इनको इज सेड टू बी अ डीकपल्ड बिकॉज ईच डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन डिपेंड ओनली द फंक्शन ऑफ इटसेल्फ। तो अब ये x1 और x2 कंबाइनिंग है या फिर हम इसे कपलिंग के हैं, तो हम यहाँ पे c1 और c2 का आंसर भी निकाल सकते थे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे उसने कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा है कि आपने देखा होगा कि जो एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स, हमने सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हमने आंसर निकाले हैं। ये बेसिकली हमारे पास, अगर मैं लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म लिखूं तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे। इसका क्या मतलब है, देखें एक्स टी इज इक्वल टू वी ई की पावर लैम्डा टी है, आपके पास एक्स है। अगर आप एक्स प्राइम टी की बात करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो ई की पावर में जो लैम्डा टी है वो लैम्डा शुरू में आ जाएगा, टी 1 हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स प्राइम टी इज इक्वल टू लैम्डा ई की पावर लैम्डा टी, साथ में वी वैसे का वैसे, चूँकि वो कांस्टेंट है यहाँ पे, चूँकि उसने कहा है कि वेयर वी इज़ अ स्केलर, सम फिक्स नंबर होता है जो कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इनको, इसमें जो लैम्डा होगा स्टूडेंट, हम इसको आइगन वैल्यूज़ का नाम भी देंगे, ठीक है। और यहाँ से आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज़ हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको वो तमाम तरह चीज़ें हम निकाल के बताएंगे कि किस तरह से हमने ये जो C1 जो मैंने आपको भी रिलेशन बना के दिखाया था, इसको हम फर्दर आगे भी लेके जा सकते हैं। तो ये मैंने जनरल बात की थी, वैसे था, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन करता हूँ जिसके आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है कि एक सर्किट है हमारे पास जिसे हम RC का नाम दे सकते हैं, जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उस सर्किट का क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो आपके सामने है कि -R1 + R2 डिवाइडेड C1, और ये सारे आपको उसने, ये आपका क्वेश्चन है सारा का, ठीक है। और इसमें R1, R2, C1, V1, V2, इन तमाम की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है कि सपोज R1 की वैल्यू अगर 2 ओहम हो, R2 की वैल्यू अगर 1 ओहम हो, कैपेसिटेंसी ऑफ C1 की जो है वो 2 फैरेड हो, और C2 की कैपेसिटेंसी अगर 1 फैरेड हो। ये सारा उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हमसे क्या पूछता है जी, क्या आपने V1T एंड V2D जो चीज़ें हैं इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। तो हम किस तरह से V1T एंड V2T की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमें उस लास्ट पे नज़र आ रही हैं। तो हम बिल्कुल इस तरह से जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले हम यहाँ पे R1, R2, C1, इस तरह की जो भी C2 की वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे। लेट्स सी कि मैं आपको अगर यहाँ पे पहली वैल्यू बताऊँ कि R1 हमारे पास 2 है, R2 इज इक्वल टू 1 है, तो 2 + 1 3, C1 कितना है 2, तो -3/2 आपके टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए उसने तमाम तार वैल्यूज़ बताने चाह रही हैं, उसको -3/2 को डिवाइड कर दिया तो 1.5 बनता है। तो ये आपका मैट्रिक्स बिल्कुल इसी तरह से जो आपकी वैल्यूज़ हैं पुट करने से ये R1 2 जिस तरह की जो भी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंगली आपका ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर उसने कंडीशन हमें दी है कि x0 और x0t के जो आंसर्स हैं वो हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि वो उसने हमें 5 and 4 द x0 लिस्ट इनिशियली x द वैल्यू। अब ये स्टूडेंट्स कैसे दिए हैं उसने, कहाँ से आई हैं ये, तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, ये उसने बता दिया था कि इनिशियली जो है वो 5 वोल्ट और सेकंड जो है वो 4 वोल्ट। ये आप उसके क्वेश्चन में मौजूद है कि इनिशियली कंडीशन यानी कि जब आप 0 पुट करें तो 1 वाला जो है वो 5 और सेकंड वाला जो है वो आपका 4। ये चीज़ें उसने सारी क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, यानी x0 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें जो मैट्रिक्स मिला है हमने क्या करना है, हमने इनकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। आपको पता होगा आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही फार्मूला के डिटर्मिनेंट आपके पास a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, यानी आपने इस मैट्रिक के साथ माइनस लैम्डा i को सब्ट्रैक्ट करके आपने लैम्डा के आंसर निकालने हैं जो कि आपको आइगन वैल्यूज़ के बारे में बखूबी इल्म है। तो वहाँ से 2 आंसर आते हैं, एक 0.5 आ रहा है और एक -2 आ रहा है। -0.5 और -2 ये जो आपके 2 आइगन वैल्यूज़ आई हैं, फिर अगर आप इनको कॉमन लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वहाँ पे वेक्टर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अब
आपको तरीका स्टूडेंट्स पता है कैसे लेते हैं कि आपने जब वो सब्ट्रैक्ट करके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ कॉमन आ जाएगी वो ये होंगी, एक साइड से ये होंगी, तो उसके मुकाबले में बाद में जो चीज़ बच जाएंगी v1 के लिए और v2 के लिए वो आपके आइगन वेक्टर भी होंगे। अब आपको v1 v2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो चुकी है। अगर मैं x1 की बात करूँ v1 e की पावर लैम्डा 1t और x2 की बात करूँ तो v2 e की पावर लैम्डा 2t। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि हम इस रिलेशन में जिसमें हमने कहा था x प्राइम इज इक्वल टू ax, इसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन जो है वो c1 v1 e की पावर लैम्डा t c2 v2 e की पावर लैम्डा 2t। अब हम इसमें फर्दर तमाम तार वैल्यूज़ को पुट करने के लिए जा रहे हैं। v1 का आंसर और e की पावर लैम्डा 1 का आंसर -0.5t वैसे का वैसे, इसी तरह से v2 का आंसर और e की पावर में लैम्डा 2 का आंसर दर्ज कर दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, आपकी इनिशियल कंडीशन जो कि थी जब हम इसे 0 के लिए कम्बिनेशन लें तो 5 और 4, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने, इसको जब हम देखेंगे तो अब उसने यहाँ पे क्या किया है जी, उसने कहा है जी हमारे पास कि जब हम c1 v1 c2 v2, चूँकि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे, इसमें हमारे पास इज इक्वल टू x0 और x0 वाली वैल्यू को भी मैं साथ लेके मैंने जो बेसिस दी इन तमाम को यहाँ पे क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। यहाँ से मैं रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की कन्वर्ट करूँगा कि इस 1 की मदद से 0 बनाऊँगा। ये ऑलरेडी 1 है, अगर नहीं है तो इसे 1 बना दिया मैंने, बनाना है। उसके बाद यह डायरेक्ट आंसर आएगा, ये आंसर डायरेक्ट आएगा, यानी c1 का आंसर और c2 का आंसर यहाँ से ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। वो आंसर हम c1 का यहाँ पे और c2 के आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि हमने c1 और c2 का आंसर यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो e की पावर वाले हैं, अगर हम उनको कंबाइन करके लिखें, मतलब कि 3 अंदर मल्टीपल कर दें, 2 अंदर मल्टीपल कर दें, तो हमारे पास 3e की पावर -5t जो कि आपको नीचे नज़र आ रहा है, और 3 2 6, इस तरह 6e की पावर -5 जो t है, इसी तरह से जो 2t वाला जो है वो हमने एक साथ कर दिए। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो अपने पॉइंट के हिसाब से नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव होकर ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। अब ऊपर वाला आंसर हमारे पास v1t का है, नीचे वाला आंसर हमारे पास v2t का है। तो इस तरह से बोथ द आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, ठीक है, जिसमें चूँकि दोनों ही वैल्यू जो है वो नेगेटिव की थी, तो जब भी कोई चीज़ नेगेटिव की होती है तो मतलब कि वो 0 से छोटी होती है, जिसका मतलब होता है कि वो डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर होती है, जिसे हमने अट्रैक्टिव का नाम भी दिया होता, जैसा कि मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था। इसी वजह से आपको ग्राफ में नज़र आ रहा होगा कि हर चीज़ टूवर्ड द सेंटर लाइन से होके जा रही है बाहर, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने हमें कहा है कि सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेनर फील्ड and its position is satisfy the this equation x prime is equal to ax और x of 0 is equal to x naught और x naught उसने हमें फिर यहाँ पे इस सोल्यूशन में भी हमें दे दिए, हमें a भी दे दिया है। हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। आइए हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है हमें सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालनी होती हैं। हमारे पास जो a गिवन है, हमने इसके पे ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को जो है वो अप्लाई करना होता है। तो आई होप आपको इसका मेथड अब पता चल गया होगा कि हमने इस वाले मेथड के साथ जो आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस मेथड के साथ हमने क्या करना है, हमने माइनस लैम्डा आई को सब्ट्रैक्ट करवाना है और फिर वहाँ से डिटर्मिनेंट के आंसर लैम्डा जो है आपका उसके आंसर निकालेंगे, जो कि उसने यहाँ पे निकाल के बता दिए हैं कि ये दो आ रहे हैं, एक पॉजिटिव का आ रहा है और एक नेगेटिव का आ रहा है। जब आप इसे कॉमन लेते हैं तो साथ ही जो वेक्टर्स होता है ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, यहाँ से आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर बन जाते हैं। फिर हम इनको लीनियर कम्बिनेशन में जब लिखते हैं c1 v1 e की पावर लैम्डा 1t c2 v2 e की पावर लैम्डा 2t, तो वहाँ पे v1 और लैम्डा 1 के आंसर जो हैं v2 और लैम्डा 2 के आंसर यहाँ पे पुट कर दिए गए हैं।
सेम टू सेम हमने इससे रिलेटेड पिछला क्वेश्चन जो किया था उसी तरह आ रहा है। फिर जब हमने C1 और C2 की वैल्यू निकालनी होती है तो हम x नॉट का सारा लेते हैं, जो कि हमारे पास 2.9 और 2.6 गिवन था। बिल्कुल हमने स्टूडेंट ऐसे किया, हमने x नॉट की जगह पे उसको पुट कर दिया। यहाँ से हमने दो मसावतें बना ली हैं, इन दोनों मसावतों को हम सब्ट्रैक्ट करके हल करेंगे तो C2 से कैंसिल होकर आपको C1 का आंसर मिल जाएगा। फिर उसी का आंसर आप C2 वाली मसावत में पुट करेंगे तो आपको C2 का आंसर भी मिल जाएगा। जब आपके पास दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं तो आपका फाइनल आंसर भी आ जाता है। जब आप ग्राफ पे जाते हैं तो ग्राफ पे जब जाते हैं तो ग्राफ बताने के लिए स्टूडेंट आप क्या करते होते हैं, आप आइगन वैल्यूज़ को बता रहे होते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ में अगर देखूं तो एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। जब इस तरह का केस आ जाता था तो आपके पास क्या होता था स्टूडेंट्स, आर्बिट्रेरी शेप होती थी कि कुछ आ रही हैं कुछ जा रही हैं। ठीक है, ना हम इसे एक्सेप्टर कह सकते हैं ना हम इसको रिपेलर कह सकते हैं। ठीक है, तो बोथ बिहेव हो रहा होता है और ऐसे पॉइंट को हम सैडल पॉइंट का नाम देते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डीकपलिंग है। डीकपलिंग मीन होता है कि आपके पास क्या आपने उनको, आपके पास जो आंसर आते हैं आपने उनको फैक्टराइज कैसे करना है, आपने उनको सेपरेट कैसे करना है। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरी दी गई है जिसमें उसने यही बताया कि आपने सबसे पहले एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जो कि डायगोनलाइजेबल हो, जिसका हम डायगोनल कर सकें। और अगर हम उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करें कि अगर वो डायगोनल हमारे पास मौजूद हो, मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ कि आपने ये चीज़ कैसे तैयार करनी है। आपने यहाँ से स्टूडेंट्स इस सारी चीज़ों से ये सीखना है जो उसने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिया हुआ है। फॉर डायनामिकल सिस्टम में उसने कहा है कि अगर आपके पास x प्राइम इज इक्वल टू x वेयर a इज अ डायगोनल, तो फंडामेंटल हमारे पास जो भी मेथड उसने कहा है जो डिस्कस किया गया है दूसरी तीसरी एग्जांपल के अंदर, जिसमें v1 इज इक्वल टू, ये सारे कुछ हमने लिया हुआ है। तो अब आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए कि अगर अपने पास कुछ ऐसे वेरिएबल हों जिसको आप चेंज करके क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, देन आपको फिर ये चीज़ें कुछ आसान लगेंगी कि हम x और y को किस तरह से सेपरेटली करके यानी कि डीकपलिंग करके उनके आंसर कैसे फाइंड करते हैं। तो बेहतर है कि पहले मैं आपको क्वेश्चन कर दूं, जैसा आती उसने डबल चीज़ बता दी है कि अगर वो कम्प्लेक्स भी होंगे तो कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ के लिए भी आपको पता है दो होते हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो जो कि बार के फॉर्म में होते हैं, जिससे हम उसमें भी हम एक रियल हिस्सा और एक इमेजिनरी हिस्सा जो है वो अलग अलग करते हैं। बेसिकली जो आपका ऊपर वाला टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी क्वेश्चन में बताऊँगा, इसमें यही बताया जाएगा कि जब आपके पास कोई चीज़ इस तरह से आ जाती है जिसमें हम ये कहेंगे कि लाइक आपके पास एक चीज़ है जिसमें रियल भी आ रहा है और इमेजिनरी भी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, रियल का अलग से बना देना है डिफरेंशियल इक्वेशन और इमेजिनरी की अलग से बना देनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे वो आपका डीकपलिंग हो जाएगा, यानी कि वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इधर मैं आपको ये कम्प्लेक्स जो है ना हमारे पास आइगन वैल्यूज़, इसमें भी उसने यही बताया था जो कि मैं आपको अभी ये देखें उसने सॉल्व किया है। सॉल्व करना भी बिल्कुल आसान है कि अगर ये एक्स हमारे पास ये जनरल फॉर्म है जिसमें उसने सॉल्व किया ई की पावर जो ये जो लेमडा टी और उसमें वैल्यूज़ पुट की ई की पावर आयोटा बीटा टी, तो इसमें उसने कॉस बी टी आयोटा साइन टी, साइन डिमूवर थ्योरम होता है। ठीक है, इसमें मैं बहस नहीं करूँगा, जस्ट आपने मेथड जहन में रखना है और कुछ भी नहीं करना। आपने मेथड क्या जहन में रखना है मैं आपको वो बता देता हूँ जो आपने यहाँ पे याद करना है, जो आपके काम है, जो आपने क्वेश्चन करना है। बेसिकली यहाँ पे भी उसने ना आपको एक इंडक्टर की और एक कैपेसिटर की दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, R2L, L मीन इंडक्टर है, इसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन होगी। ठीक है, तो उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि वेयर L इज़ आ 4 हेनरी कैपेसिटर, ये सारी वैल्यू उसने दी हुई हैं। जो आपने क्या करना है यहाँ पे R2L1 यहाँ से वैल्यू लेनी है, वहाँ पे पुट करके आपने सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेना है जो कि आपकी आम रूटीन है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपने वो डीकपलिंग और कम्प्लेक्स का जो सिस्टम मैंने पीछे जो आपको नहीं समझाया उसको यहाँ पे किस तरह से लागू करना है, किस तरह से समझना है उस चीज़ को। आपने सिंपल ये मैट्रिक्स निकाल लेना है पहले, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेनी है। वही काम है माइनस लेमडा आई सब्ट्रैक्ट करने से, यहाँ से आइगन वैल्यूज़ निकाल लेंगे, लेमडा की दो आंसर आएंगे, वो दोनों आंसर आपके पास -2 + -5 आयोटा बन जाते हैं अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो स्टूडेंट होता कुछ इस तरह से है
कि जब आपके पास आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाती हैं कि -2 + -5 आयोटा, तो हम लीनियर कम्बिनेशन जो है ना हमारे पास, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आइगन वैल्यूज़ ये हैं और उसके क्रॉसपॉन्डिंगली आइगन वेक्टर भी उसने यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसके क्रॉसपॉन्डिंगली आइगन वेक्टर है। जब आप उनको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि आइगन वेक्टर होता है, साथ में आपके पास आइगन वैल्यूज़ होती हैं जो कि ई की पावर में हम ऑलरेडी बता चुके थे कि वी ई की पावर λ1t, λ1 में पॉजिटिव ले लेंगे, λ2 में हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। इस तरह से ये दो मसावतें बन जाती हैं हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करके नीचे लेके आऊँ तो ई की पावर -2 साथ में टी अलग कर दिया और ई की पावर जो पॉजिटिव का 5 आयोटा टी वो मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ई की पावर 5t था, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर हम क्या करेंगे, चूँकि अयोटा आ रहा है इसमें आई, तो अयोटा वाली चीज़ को हम अकॉर्डिंग टू डिमूवर थ्योरम जो है हम यहाँ पे लिख सकते होते हैं कि जो पावर में होती है चीज़ वो हमारे पास एंगल में चली जाती है cos 5t प्लस अयोटा sin 5t। ठीक है, ये आपका होता कि अगर e की पावर में 2 होता तो आपने cos 2t अयोटा sin 2t लेना था, यानी कि e की पावर में जो आएगा वो आपने cos और sin के एंगल में लेना होता है। अब स्टूडेंट मेन चीज़ जिसे मैं बताने जा रहा था, जो मैं ऊपर छोड़ के आया था कि डी कपलिंग किस तरह से होती है और फिर उसके बाद ये वैल्यूज़ किस तरह से ली जाती हैं, वो सारा कुछ जो मैं कम्प्लेक्स के बारे में छोड़ के आया था ना थ्योरी आपको, वो यहाँ पे समझने का पॉइंट है। उसका पॉइंट ये वाला है, तो आपने यहाँ से अच्छे से पिक करना है। स्टूडेंट उसने जो हमें कहा था कि डी कपलिंग का मतलब क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, तो उसमें ये था कि अब आपने क्या करना है, आपके पास चूँकि दो वैल्यू आ रही हैं, ठीक है, आपके पास आप इसको सॉल्व करके यहाँ तक लेके आ रहे हैं, राइट। अब आपने क्या करना है, ये इससे भी मल्टीपल होगा, ठीक है, और ये इससे भी मल्टीपल होगा, ओके, इस तरह से ये इससे भी मल्टीपल होगा, ये इससे भी मल्टीपल होगा, 2 जो है, राइट। हम क्या करेंगे, बात सुनिएगा, हम क्या करेंगे, हमने जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है ना x1 के, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ पहले। तो वो इस तरह से होगा स्टूडेंट्स कि जो आपका जब अयोटा अयोटा से मल्टीपल होगा ना, तो इसके साथ तो अयोटा था ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, अयोटा cos 5t, अयोटा cos 5t। ये अयोटा जब इससे मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, अयोटा अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, तो अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और साइन 5t, अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 के, तो -5, चूँकि ये रियल बन जाएगा, नीचे वाला इमेजिनरी बना था वो मैं नहीं लिख रहा, राइट, जो मेरे पास रियल बना वो मैंने यहाँ पे ले आने, ठीक है। फिर इस केस में भी जो मेरे पास रियल बनेगा वो मैं इधर ले आऊँगा, जो जो इमेजिनरी होंगे मैं 2 को दे दूंगा, जो जो रियल होंगे मैं फर्स्ट वाले पे ले आऊँगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स। तो हमने कैसे ये शिफ्ट किए हैं कि जो हमारे पास उसने लिखा ना, बाय टेकिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ x1 वी ऑब्टेन रियल सोल्यूशन, तो ये बिल्कुल आपके ऐसे ही आ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो इमेजिनरी पार्ट होंगे और जो रियल पार्ट होंगे हमने उनको अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखा है, ठीक हो गया ना बात। तो जब ये हमारे पास y1t और y2t मिल जाते हैं, राइट, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसी y1 और y2 को उस हमारे पास जो जो वेक्टर स्पेस के भी बने हैं हमने यहाँ पे ले आना है, हमने उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट में, जिसमें हमने कहा था 2 डिमेंशनली रियल वेक्टर स्पेसेस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सोल्यूशन है C1, और ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, उसके साथ V1 होता था ना, C1 V1 e की पावर λ1t, तो ये V1 रिप्रेजेंट हो रहा था वहाँ पे, तो बाकी ये हमारे पास इस तरह से C2 V2 e की पावर λ2t। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जब भी हमें इस तरह की चीज़ बन जाती है तो हम फिर C1 या C2 की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको याद हो हमने इससे रिलेटेड पिछला क्वेश्चन भी किया है। अब हम C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन होती है x0 की, जो कि 3 3 है, उसने क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें दिया हुआ है, लेट्स सी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 3 3 कहाँ से आया। ये देखें, इंडक्टर टू इनिशियल पॉइंट एट 3 एम्पियर एंड द इनिशियल वोल्टेज एट दैट कैपेसिटर वाज 3 वोल्ट। तो ये आपके इनिशियली कंडीशन 3 3 की जो उसने दी हुई थी वो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स रख लेते हैं।
उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से C1 और C2 की दो मसावातें बना के C1 और C2 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है जी। फिर हम जब वही वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमारे पास दो मसावातें बन जाएंगी। E2 दोनों के साथ था तो वो उसने कॉमन ले लिया, सेम था ना हमारे पास। अब ये हमें क्या बता रहा था, जब आपने क्वेश्चन बना देनी है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है एंड तक, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स होता है जो हमें गिवन होता है, हमने उसकी आइगन वैल्यू निकालनी होती है, आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर निकालने होते हैं। अगर आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू हमारे पास कम्प्लेक्स होंगी तो हमने क्या करना है, हमने उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड अलग अलग करना है, अगर तो वो हैं। अगर नहीं है तो हमने वहीं से क्या करना होता है, हमने C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने उसमें जो इनिशियल वैल्यू दी होती है हमने उसको इक्वल टू वहाँ पे रख के C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये अब मैं आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ कि हमने क्या करना था। अच्छा, जैसे ही हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड हुई, हमारा क्वेश्चन एंड हो चुका है। फिर हम जाते होते हैं हमने ग्राफ पे, और ग्राफ किस पे डिपेंड कर रहा होता है, आपकी आइगन वैल्यूज़ पे। और आइगन वैल्यूज़ में देखें तो हमारे पास एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की आ रही है, ऐसी है ना। तो जब हमारे पास इस तरह की चीज़ होती थी पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पिरल पॉइंट बन रहे हैं। वजह क्या बनी है यहाँ पे कि उसने कहा था कि ड्यू टू कम्प्लेक्स, जब भी हमारे पास आ जाता है नेटवर्क, उसकी रोटेशन जो है साइन एंड कोसाइन के अकॉर्डिंगली, तो वो हमारे पास स्पिरल अकाउंट बना मतलब कि स्पाइरल पॉइंट बनते होते हैं उनके। वो हमारे पास इनवर्ड भी हो सकते हैं, आउटवर्ड भी हो सकते हैं। इनवर्ड कब होते हैं, जब हमारे पास नेगेटिव होते हैं, यानी कि ज़ीरो से छोटे होते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास पॉजिटिव होते हैं आइगन वैल्यूज़ के कम्प्लेक्स, तो हम स्टूडेंट्स वो आउटवर्ड होते हैं, उनके स्पाइरल जो है हम आउटवर्ड जाते हैं। ठीक है। और अगर वो आइगन वैल्यूज़ हमारे पास ज़ीरो होते हैं तो हम उसको एलिप्स की फॉर्म में शो करवाते होते हैं, फिर हम उनका जो है स्पाइरल है वो नहीं बनाते। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। आई होप कि ये चैप्टर जो है, ये क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो लेकिन आपने बार बार, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने इनका स्टेप याद रखना है, आपने इनके मेथड को, सीक्वेंस को याद रखना है कि आपने सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स गिवन होता है, आपने उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स वो फाइंड आउट करने होते हैं। देन आपने क्या करना होता है, आपको जब वो वैल्यू फाइंड हो जाती है आइगन वेक्टर्स की, तो आपने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। अगर उसके आइगन वैल्यूज़ कम्प्लेक्स है तो फिर आपने उसमें से रियल और इमेजिनरी को सेपरेटली करने, डीकपलिंग करनी है उनकी, राइट। और अगर वो नहीं है तो फिर वो सिंपल आपने C1 वाली फॉर्म में आ जाना है। जैसे आप C1 वाली फॉर्म में आएंगे, आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है उनको रखते हुए C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। देन आपका वही फाइनल आंसर होगा। और देन आपने लास्ट में ग्राफ के बारे में डिस्कस करना होता है जी। तो ऑल द बेस्ट।